Hello everyone, welcome to the digital platform of Gyanam. I am Usman. So today we are going to study the chapter biotechnology and this is for the master cadre exam. तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, चाहे वो हमारा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो मेरे पास मास्टर कैडर है उसके लिए भी अगेन मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली वी हैव टू पार्ट्स। एक पार्ट तो मेरे पास होता है जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस होती हैं, और दूसरा पार्ट जो मेरे पास होता है दैट इज़ कि जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस करनी है। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है, तो ये बड़ा सिंपल सा मेरे पास पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअल में अगर मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करूं तो वो क्या होती है, जब हम लोग बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, दैट कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। आई एम अगेन रिपीटिंग, जब हम बायो प्लस टेक्नोलॉजी, लिविंग प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, दैट कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। तो इस बायोटेक्नोलॉजी से हम जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, मैनकाइंड के लिए होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं वो प्रोडक्ट हमारे पास हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक करने के लिए हो, वो प्रोडक्ट हमारे पास हो सकता है किसी चीज़ की यील्ड को बढ़ाने के लिए हो। तो प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी हो सकता है, अगर वो जीन्स की मैनिपुलेशन से बना है, दैट कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला पार्ट जो मेरे पास इसमें आता है दैट इज़ कि जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वी हैव कि हमने जीन्स के ऊपर काम करना है। अब जीन्स के ऊपर काम करने का हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज दिस इज द सेल, तो हमें पता है जो सेल होता है उस सेल के, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो यूकैरियोटिक सेल में वी हैव सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है। तो ये डीएनए वाला पार्ट जो होता है बेसिकली, अगर मैं इस डीएनए को लेकर चलूंगा, ये हमारे पास कैरी कर रहा होता है जीन्स को। ये बेसिकली जो डीएनए वाला पार्ट होता है, दिस कैरीज द जीन्स। ये डीएनए जीन्स को कैरी कर रहा होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस सेल की मेम्ब्रेन को कट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कट करना पड़ेगा, देन हम डीएनए तक पहुंचेंगे। और जब हम डीएनए पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसको मैनिपुलेट करने का हमारे पास प्रोसेस अपने आप हम लोग बना लेंगे। जो प्रोसेस है वो उसके बाद स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए को मैनिपुलेट करने का, जो जीन्स को मैनिपुलेट करने का काम है वो उसके बाद स्टार्ट होगा। सो मेरे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास सबसे पहला पोर्शन जो आता है दैट इज कि हमने आइसोलेट करना है जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हमने मीडियम को स्टेराइल बनाना है जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली ये सारा काम जो हमारे पास होता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इतनी छोटी चीज होती है सेल, उसके अंदर फिर डीएनए, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। सो दीज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसकी मेम्ब्रेन को कट करना है, हम सीजर को ले आए, ब्लेड को ले आए, हमने कट कर दिया। हमारे पास सेट ऑफ एंजाइम्स होता है। अगर सपोज हमने बाहर की मेम्ब्रेन को कट करना है, प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होती है, तो हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम। अंदर चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को कट करने के, न्यूक्लिएज एंजाइम। डीएनए के पोर्शन के ऊपर हमने कट मारने होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो बेसिकली दीज आर द एंजाइम्स which help in the cutting of the DNA और cutting of the cell membrane और nuclear membrane। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक सारा का सारा काम है। अगर यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो खराब होगी, खराब होने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि वहां पे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, तो कंडीशन जो है मेरे पास, जो पूरा मीडियम है वो खराब हो जाएगा। तो हमें मीडियम को स्टेराइल रखना है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer allow us to isolate and produce only one or a set of desirable genes। तो this is very simple। सबसे पहले हमें जीन को आइसोलेट करना है, देन उनको हमें क्लोन करना है, क्लोन करने के बाद उस जीन को ट्रांसफर करना है अपनी डिजायर्ड जगह पे। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी।
In a chromosome, there is specific DNA sequence called the origin of replication, which is responsible for initiating replication. देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो मैं इस तरह से डीएनए का प्रोपोर्शन लेकर चलता हूँ, सेल लेता हूँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में वी हैव द डीएनए। तो हमें पता है जो डीएनए है वो क्रोमोसोम से बनता है, क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, उनसे डीएनए बनता है, फिर वहाँ पे क्रोमोसोम्स के लोकस के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जितनी बार सेल डिवाइड करता है, अब सेल तो डिवाइड करेगा ही, मेरी बॉडी में, किसी एनिमल की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, होल प्रोसेस चल रही है कि भाई सेल डिवाइड कर रहा है। तो सेल डिवाइड कर रहा है, कैसे करेगा सेल डिवाइड? अपनी डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू, आइदर माइटोसिस आइदर मियोसिस। जितने भी हमारे पास सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें सब में माइटोसिस होती है, क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, 2 सेल अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस में हमारे पास इमलक्शनल डिवीजन होती है, जितने जर्माइनल सेल होते हैं वहाँ पे हमारे पास जहाँ गैमीट्स बनने होते हैं वहाँ बेसिकली हमारे पास नॉर्मल तरह की जो मियोसिस होती है वो होती है। तो हमारे पास माइटोसिस मियोसिस के थ्रू सेल ने डिवाइड करना है। अब उस टाइम पे हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से जीन्स रेप्लिकेट करना स्टार्ट करती हैं। वही फंडा हम लोग यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए। जो क्लोनिंग होती है वो इसी बेसिस के ऊपर होती है कि एक के बाद एक हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मल्टीप्लाई करती रहे। और मेरे पास द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ऑफ अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस with a native plasmid of Salmonella typhinurium। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस जो हमने RDNA बनाया था, ये उसकी प्रोसेस है। दिस हैपन्स बेसिकली 1972 1972 के अंदर ये हुआ। और क्या किया गया, तो पहला RDNA बना वो हमने बनाया साल्मोनेला टाइफाइन्यूरियम के ऊपर, मतलब साल्मोनेला टाइफाइन्यूरियम जो थी उसके अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाल के हमने प्लाज्मिड को यूज किया जो हमारे पास ई कोलाई का था। तो वी हैव द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बेसिकली एंजाइम्स होती हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे काटने में हेल्प करती हैं। सो स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करने में जो हेल्प करती है दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो वी हैव द स्पेसिफिक लोकेशन पे काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर देयर। The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. This is again very simple part. इसको हम लोग देखो किस तरह से पढ़ते हैं। जो होल मेरे पास प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो DNA होता है, जो अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मिड की, यहाँ पे मेरे पास प्लाज्मिड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं उसको समझ लेता हूँ मेरे लिए बाकी पोर्शन समझना इज़ वेरी ईजी। अगर सपोज करो हमारे पास मैं इस तरह से बैक्टीरिया की बॉडी बनाता हूँ, तो बैक्टीरिया हमें पता है बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट। इस प्रोकैरियोट के पास जो बैक्टीरियम होता है इसके पास एक स्पेशल मटेरियल, एक स्पेशल चीज होती है विच इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है, ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। व्हाट आई मेंट बाय दिस, इस तरह से अगर मैं बनाऊंगा तो ये इसका नॉर्मल डीएनए है। And what is plasmid? Plasmid is extra chromosomal material which is present. Plasmid is extra chromosomal material which is present in the body of the bacteria. इस प्लाज्मिड के पास origin of replication भी होता है। इस प्लाज्मिड के पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करवाने के लिए चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, इस प्लाज्मिड को यहाँ से आइसोलेट किया जाता है। इसको आइसोलेट करेंगे तो उसके लिए हमें इस डीएनए को, इस बैक्टीरिया को कट करना पड़ेगा। ये प्लाज्मिड मेरे पास आइसोलेट होगा। ये प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद हम इस प्लाज्मिड के ऊपर कट मारेंगे। हमें कट मारने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद इस प्लाज्मिड के साथ हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन करवा देंगे। जो मेरे पास इंटरेस्ट है, जो जीन है जिसको मैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना चाहता हूँ या जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, वो मैं इसके अंदर यहाँ इस प्लाज्मिड में डाल दूंगा। तो ये जो मेरे पास प्लाज्मिड है, अब इसके पास एक एडिशन में जीन प्रेजेंट है
जिसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन जीन, दिस इज द RDNA, इसको हम लोग बोलते हैं जी RDNA। अब क्या होगा, जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, अब मैं इस वाले पार्ट को किसी भी चीज के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको दोबारा से बैक्टीरियम के अंदर अगर इस प्लाज्मिड को डालूं, तो ये प्लाज्मिड जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द RDNA टेक्नोलॉजी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें अपनी जीन को लेना है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेना है। उसको लेने के बाद हमें उसको पहले प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाना पड़ेगा। व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। हम उस प्लाज्मिड को वहां से लेंगे, लेने के बाद हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करा देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवाने के बाद जब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगी तो वो मेरे पास RDNA बन गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज RDNA। अब ये RDNA हम किसी के भी अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो हम लोग लिखते हैं RDNA, और ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, डील अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली the laboratory. These recombinant DNA molecules are then introduced into host cell where they can be propagated and multiplied. So simple part. Moving to the next part, steps of recombinant DNA technology. क्या क्या मेरे पास होते हैं steps? Number 1, restriction enzymes, polymerase enzyme, ligases, vectors and host organisms. So restriction enzyme मेरे पास restriction endonucleogenetic DNA को कट करना है। पॉलीमरेज एंजाइम जो रेप्लिकेशन करवाने में हेल्प करेंगी, लाइगेसेस जो कटिंग करने में हेल्प करेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कट करना है, सेलुलर मेम्ब्रेन को कट करना है। वेक्टर्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दिस इज द पार्ट जिसके ऊपर हम अपनी फॉरेन जीन को डाल के किसी भी चीज़ में ऐड करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। अगर वेक्टर को हमें समझना हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वेक्टर क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात करता हूँ, वेक्टर हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास, अगर वेक्टर को मैं लेके चलता हूं, जैसे हम लोग सपोज पढ़ते हैं कुछ डिजीज होती हैं जो थ्रू वेक्टर फैलती हैं, तो वेक्टर कौन होता है? सपोज मलेरिया है, मलेरिया किसके थ्रू फैलता है? प्लाज्मोडियम के थ्रू। पर हम क्या बोलते हैं? मच्छर के काटने से फैलता है, मस्कीटो की बाइट से, एनोफिलीज। तो एनोफिलीज इज वेक्टर जो प्लाज्मोडियम को अपने अंदर कैरी कर रहा है। अगर एनोफिलीज के पास प्लाज्मोडियम है, मलेरिया होगा। एनोफिलीज के पास प्लाज्मोडियम नहीं है, मलेरिया नहीं होगा, चाहे मस्कीटो आपको बाइट कर ले। तो सेम थिंग, वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो फॉरेन जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाएगा, दिस इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर इस पूरी प्रोसेस को मैंने समराइज करना हो तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय दिस? मेरे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायरेबल जीन, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है। सपोज करो एक प्लांट है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जीन है। वो जीन किस चीज़ के लिए है? उस जीन के पास प्रॉपर्टी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बना सकती है। अब मैं चाहता हूँ इस प्रोटीन को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मतलब इस वाली जीन को यहाँ से निकाल लूँ, और इसका मैं यूज़ किसी और प्लांट में करूँ, कोई दूसरा प्लांट जहाँ पे मेरे पास प्रोटीन कंटेंट नहीं है और मैं चाहता हूँ वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट भी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? जो प्रोटीन कंटेंट वाली जीन होगी उसको निकाल लूँगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायरेबल जीन जो मेरे को चाहिए। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन DNA इनटू द होस्ट। अब होस्ट के अंदर डालने के लिए मेरे को वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। वेक्टर लेस एडिशन जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी क्रूशल भी होती है, तो वेक्टर इज वेरी गुड। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ DNA टू इट्स प्रोजेनी। जो होस्ट के अंदर DNA गया है वो उसके अंदर मेंटेन भी रहे, उसके अंदर मेंटेन रहे, मल्टीप्लाई करे और उसकी प्रोजेनी पे ट्रांसफर भी हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स जो बेसिकली मेरे पास होती हैं। मेरे पास दो तरह से मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, एक वी हैव एक्सोन्यूक्लियसेस, दूसरा होता है मेरे पास एंडोन्यूक्लियसेस। तो एक्सोन्यूक्लियसेस जो होती है वो DNA को साइड से कट करने में हेल्प करती हैं। एंडोन्यूक्लियसेस जो होती है वो DNA को सेंट्रल पोर्शन से कट करने में हेल्प करती हैं। सो मेरे पास यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास जो कटिंग होती है वो किस तरह से होती है। सपोज दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? के जिसमें दोनों जगह से आप उसको सेम रीड कर पाओ। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, दिस इज द एग्जांपल की जो मलयालम है, ये मेरे पास एक वर्ड है, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी तरह से जो बेस पेयर्स DNA में अरेंज होते हैं वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं। MALYALM, इसको आप उल्टा रीड करो, MALYALM। सेम मुझे यहाँ पे दे रखा है, DNA के एक एंड पे 5' to 3'
मेरे पास एक सीक्वेंस है, गुआनाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, थाइमीन, थाइमीन, साइटोसाइन। इसको मैं उल्टी डायरेक्शन में रीड करता हूँ, गुआनाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन एंड साइटोसिन। सपोज करो बच्चों, अब इसके बीच में यहाँ पे वी हैव द बॉन्ड्स, हमें पता है कि यहाँ पे बॉन्ड होते हैं। एडेनाइन गुआनाइन के साथ ज्वाइन, सॉरी एडेनाइन जो होता है वो थाइमीन के साथ ज्वाइन करता है, बॉन्ड बनाता है। साइटोसाइन गुआनाइन के साथ करता है। तो अगर सपोज करो मैं गुआनाइन और एडेनाइन के बीच में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करता हूँ, तो जी और ए के बीच में कट करा, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में कट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। ये पूरा ए टी टी सी अलग हो गया, नीचे वाला ए टी टी सी अलग हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह के हम लोग कटिंग को बोल लेंगे स्टिकी एंड। दिस इज कॉल्ड द स्टिकी एंड। व्हाट इज, यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो मेरे पास स्टिकी एंड क्या होता है मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट कि यहाँ पे मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होती है वो दो तरह से प्रेजेंट होती है, एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। तो यहाँ पे जो मेरे पास काम कर रही है एक तरह से वो एक्सोन्यूक्लियसिस कर रही है। एंडोन्यूक्लियस अगर होगी तो वो बिल्कुल सेंटर से कट करने के लिए होगी, ए और टी के बीच में कट करना है। तो ए और टी के बीच में अगर कट होगा तो मेरे पास ब्लंट एंड आएगा। सो दिस इज द पार्ट जो हमने देखना है कि मेरे पास ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास किस तरह से, दिस इज द फॉरेन डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन डीएनए, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इज द वेक्टर जो हमने बैक्टीरिया से लिया है। इस वेक्टर के ऊपर हमने कट मारा अपनी फॉरेन जीन को, लाइगेजेस टू जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। हमने यहाँ पे ये अपनी फॉरेन जीन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसको सेल के अंदर डाल दिया, जहां पे जाके ये क्लोन कर जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स टूटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करने के बाद, मेरे को सपोज करो सेल है, सेल के अंदर से एक जीन निकालने से, मेरे प्लांट का एग्जांपल देते हैं, प्रोटीन की जीन को निकालना है तो मेरे को उसको छोटी सी जीन को निकालने के लिए डीएनए को कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लेना भी पड़ेगा, सेपरेट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास कैसे आएगा। दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। तो जो मेरे पास प्रोसेस होती है उसको मैं बोलता हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग एक प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर हमने एगरोस जेल का इस्तेमाल करना है। हमने एगरोस जेल उसके ऊपर डाल देनी है और एक साइड पे हमने उस पर डीएनए की प्लेट का इस्तेमाल करना है। हमने डीएनए की प्लेट जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको ला के रख देना। अब जब हमने उसको ला के रख दिया तो हम लोग इसके साइड पे इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। हमारे पास कैथोड एनोड के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग जेल को यूज करेंगे, दैट जेल इज कॉल्ड द एगरोस जेल। और सेकेंड थिंग आई एम रिटन हियर एगरोस जेल, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं एगरोस जेल। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो मैं देख सकता हूँ, जो स्मॉलेस्ट होंगे वो बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो लार्जेस्ट होंगे वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। हम लोग इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। जो डेंसिटी है उसके हिसाब से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम इनको सेपरेट कर लेंगे। जो हमारे पास ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद हमें इनकी क्लोनिंग करनी है, हमें वेक्टर में इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जो हमारे पास वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर, वो मेरे पास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड PBR322। ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। इसके अंदर वी हैव द 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। दो हमारे पास इसमें सेलेक्टेबल मार्कर है, एम्फीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ROP प्रोटीन है, रेप्लिकेशन प्रोटीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और मेरे पास PBR322 हमने इसका नाम दिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PBR322? प्लाज्मिड, बोलिवियर, रोड्रिक्स एंड 322। इट इज द आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। जो मेरे पास HIND सेकंड है, BAMH1 है, SAL1 है। व्हाट आर दीज? दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट जो हमने बैक्टीरिया से निकाली हुई है। जैसे HIND इज फॉर इज हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe, BAMH मेरे पास बैसिलस अमाइलोलीक, स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, ये मेरे पास पेस्ट्रीलियस वुल्गेरिस, पेस्टिस वुल्गेरिस। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीज आर द साइट्स, दीज आर द प्लेसेस विच
can be cut down by the specific type of restriction endonuclease which are isolated from the bacteria. That's why the names are on the bacteria or on the name of the bacteria. जब इनको nomenclature करते हैं वो बैक्टीरिया के हिसाब से करते हैं. हमारे पास हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है, तो जो मैंने HIND बनाया है, H फॉर हीमोफिलियस, IN से इन्फ्लुएंजे, D जो हमारे पास इसका स्ट्रेन होता है, और हमने कौन से टाइम पे इसकी डिस्कवरी करी, दैट पार्ट. तो इट इज अ वेक्टर विच कैन बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल क्लोनिंग. नेक्स्ट, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा PBR322 के अलावा वी हैव अदर वेक्टर्स लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसको हम लोग बोलते हैं TDNA. सो सम अदर वेक्टर्स आर देयर which can be the major things to introduce the foreign gene into the plants. Like tDNA जो मैंने यहाँ पे हमने लिखा है tDNA. This tDNA help in the formation of the tumors in the root nodules of the plant. So basically हम लोग Agrobacterium tumefaciens pathogen of dicot plant able to deliver piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor and direct these tumor cell to produce the chemical required by the pathogen. तो बेसिकली मेरे पास दिस इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड. सेम वे में कुछ वायरसेस होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज एट द वायरस ऑल्सो यूज्ड एज द वेक्टर्स. सो दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट हमें ध्यान रखना है, एक तो हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट दिस इज PBR322. सेकेंड वी हैव दिस TI प्लाज्मिड विच इज मेड फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. Coming to the next part, we have competent host for transformation with recombinant DNA. अब host को हमने competent कैसे बनाना है कि हम उसके अंदर आराम से वेक्टर की इंट्रोडक्शन करवा दें. अगर सपोज ये मेरे पास बैक्टीरिया की बॉडी है, कैसे मैं इसके अंदर rDNA को आराम से ऐड कर दूंगा. तो इसके लिए बेसिकली मेरे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो मेरे को इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा. जो मेरे पास ये परमिएबिलिटी है इसको बढ़ाना पड़ेगा. इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, कैल्शियम डाइवेलेंट आयन का यूज करूंगा, Ca2 पॉजिटिव आयंस का. जब मैं Ca2 पॉजिटिव आयंस का यूज करूंगा, मेरे पास जो होस्ट सेल होगा उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर छोटे छोटे उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स हो जाएंगे, जिससे DNA का अंदर जाना ईजी हो जाएगा. सेकंड जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मेरे पास होता है हीट शॉक मेथड. कि हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट सेल होते हैं, rDNA can also be transferred into host cell by incubating both on ice followed by placing them at 42 डिग्री सेल्सियस. आइस पे हम लोग होस्ट सेल को रखते हैं, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर दे देते हैं. दिस इज कॉल्ड द हीट शॉक मेथड. इसके थ्रू हमारे पास बहुत इजीली जो जीन वेक्टर होता है वो हमारे पास बहुत इजीली अंदर की तरफ चला जाता है. नेक्स्ट वी हैव द माइक्रो इंजेक्शंस, बायोलिस्टिक मेथड्स. So basically these are the methods through which we add the vector or we add the gene directly. Suppose मैं अगर बायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन की बात करता हूँ, it is commonly used in the artificial reproductive technology, assisted reproductive technology. उसमें हम लोग क्या करते हैं, for example this is the ovum of the female and this ovum consists of the nucleus. तो अगर एक नॉर्मल केस में जो मेल का स्पर्मेटिक न्यूक्लियस है, मेल का स्पर्म इसके साथ फ्यूज नहीं कर पा रहा, तो हम लोग माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं. उसको हम लोग माइक्रो इंजेक्शन को लेके यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस न्यूक्लियस को फ्यूज करवा देते हैं. तो इट ऑल्सो कम्स इन rDNA टेक्नोलॉजी. अब हमने क्या किया, एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा दिया. तो वेरी सेकेंड मेरे पास बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास rDNA होता है इसको एक बुलेट की फॉर्म में इसके ऊपर गोल्ड से कोट करके और एक पर्टिकुलर स्पीड से हम लोग इसको फायर करते हैं ऑन द होस्ट सेल, जिससे डायरेक्टली हमारे पास वेक्टर जो होता है वो जाके अंदर ऐड हो जाता है इन द, मैंने लिखा है यहाँ पे गोल्ड एंड टंगस्टन से हम इसको कोट करते हैं, जिससे डायरेक्टली होस्ट ऑर्गेनिज्म तक वो rDNA पहुंच जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. तो इसमें मेरे पास प्रोसेस में देखो पूरी, अब मैं अगर प्रोसेस देखता हूँ, पहले हमने आइसोलेशन करनी है, देन हमने उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट उसकी आइसोलेशन करनी है, फिर हमने लाइगेशन ऑफ द DNA फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, उसको वेक्टर में ऐड किया, ट्रांसफॉर्मिंग द रिकम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट, उसको होस्ट में डाला, कल्चर किया होस्ट सेल को, और एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो मेरे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया. जो मेरे पास ये प्रोसेस होती है rDNA टेक्नोलॉजी की, उसको करवाने के लिए वी हैव द टू
सिंपल बायोरिएक्टर अगर मैंने इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे करवाना हो तो वी हैव द टू पार्ट्स, कि जैसे मेरे पास एक होता है बायोरिएक्टर जिसको मैं बोलता हूँ स्टिर टाइप, सेकंड वन इज स्पार्जर टाइप। तो बेसिकली हमारे पास ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमने अगर मैं स्टिर टाइप की बात करता हूँ, दिस इज द बायोरिएक्टर जहाँ पे इस काम को मैं तेज करवा सकता हूँ। मैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम को डालता हूँ, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर मैं अपने जो आरडीएनए वाले सेल्स होते हैं, होस्ट सेल होते हैं, उनको डाल देता हूँ जिस जीन को मुझे चाहिए। इसके अंदर वी हैव द वैक्यूम पंप, टेम्परेचर कंट्रोलर, थर्मामीटर, वाटर जैकेट, मोटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली प्रोसेस मेरे पास क्या है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है, इसका जो ब्लेड और शाफ्ट वाला पार्ट है उससे मोटर घूमती है, उसकी वजह से जो हमारे पास न्यूट्रिटिव मीडियम होता है उसके बीच में आरडीएनए वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत तेज़ घूमता है, वो बहुत तेज़ यहाँ पे सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो और भी तेज़ हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन, व्हाट आई मीन बाय द प्रोडक्शन, यहाँ पे जो हमारे पास उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, और उस फास्ट एम्प्लीफिकेशन की वजह से मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है थोड़े टाइम में ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। जो मेरे पास स्पार्जर टाइप होता है, सेकेंड टाइप जो होता है, ये मेरे पास बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पंपिंग ऑफ द एयर इनसाइड द बायोरिएक्टर। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम लोग फ्रेश एयर बबल्स को पंप करते हैं। मेरे पास इसमें स्पार्जर होता है, उस स्पार्जर के थ्रू हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन को पंप करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर बहुत तेज़ हमारा ट्रांसफॉर्मेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। सो बेसिकली दिस इज द पार्ट। द मेन 3 क्रिटिकल रिसर्चेज एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, इसमें मेरे पास कौन कौन सा आता है जो क्रिटिकल रिसर्चेज हैं। नंबर 1, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो हम लोग बेस्ट कैटलिस्ट को देखते हैं कि हमारे पास किसी एंजाइम के लिए, किसी माइक्रोब के लिए जो कैटलिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास हो। जैसे सपोज छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, हम एप्लीकेशंस में करेंगे भी। सपोज कोई काऊ है, एक हमने काऊ बनाई थी बायोटेक्नोलॉजी से विच इज़ कॉल्ड द रोजी। तो रोजी काऊ के पास क्या था, उसका जो मिल्क है उसमें एक प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड लैक्टोल्ब्यूमिन। तो लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। वो लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है मदर के मिल्क से। तो कई बार जो बेबी होता है उसको मदर का मिल्क नहीं मिल पाता, देयर आर सो मेनी रीजंस कि जो बेबी होता है वो अपने नेचुरली मदर का मिल्क होता है उस पर फीड नहीं कर पाता, तो उसको अदर सोर्सेज पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन को होना ज़रूरी होता है। उस लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए हमने काऊ के अंदर लैक्टोल्ब्यूमिन वाली जीन को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उसके मिल्क के थ्रू उस प्रोटीन को ऑब्टेन किया, और मार्केट में हमने देखा लैक्टोजन जो हमें मिलता है, लैक्टोजन जो बच्चे का फीडिंग मटीरियल आता है वो लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, हमने कंडीशंस को ऐसा बनाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जिसके थ्रू बहुत ईजिली वो अपना काम कर पाए। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, बायोरिएक्टर के अंदर या किसी भी अगर लैब के अंदर आपने बायोटेक आरडीएनए के ऊपर काम किया है, तो सीधी सी बात है जहाँ पे भी हम जो काम करते हैं वहाँ पे एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, हमें और चीज़ें नहीं चाहिए। बैक्टीरिया हो गया, उसकी बॉडी हो गई, उसका डीएनए हो गया, फलाना कुछ और हो गया, नो, हमें तो अपनी जो जीन है या तो वो चाहिए या जो जीन का प्रोडक्ट है बस वो चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जीन ही मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट मैं बाद में बनाऊंगा, तो मेरे को सिर्फ जीन चाहिए। और अगर मैं चाहता हूँ जीन को भी छोड़ो, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोटीन चाहिए या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो उसकी ज़रूरत है, तो मैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को करूँगा। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जीन होती है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, उसको आइसोलेट करते हैं और सारा बाकी मटेरियल साइड कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है आइसोलेशन, देन प्योरीफिकेशन, फिर हम उसको टेस्ट भी करते हैं मटेरियल को कि वो मटेरियल जो हमारे पास आया वो ठीक भी है कि नहीं है, और उसके बाद हम पैक करके उसको मार्केट के अंदर भेज देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्रिएटिंग जेनेटिकली इंड्यूस्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो बेसिकली जो हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी एप्लीकेशन में पहला पार्ट मेरे पास एग्रीकल्चर के लिए आता है। एग्रीकल्चर में हमने कहाँ का यूज़ करना है, तो वी हैव द डिफरेंट पार्ट। उसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको बनाते हैं। हम लोग जो क्रॉप होती है उसको टॉलरेंट बनाते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें मॉडिफाई करना है,
तो जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, इट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हमने उसको एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए करना है, केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर कम करने के लिए करना है। अगर मैं उसकी एग्रीकल्चर में बात करता हूँ, जो हम लोग हार्वेस्ट के टाइम पे लॉसेज होते हैं उससे बचाने के लिए, कम करने के लिए, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्लांट है वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा ले मिनरल्स की यूजेज के लिए। नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो वी हैव द बीटी कॉटन और दूसरा मेरे पास है मिलाइडोकाइन इनकॉग्निशिया। जो हमने ये दो डिफरेंट तरह के प्लांट थे, इसमें हमें ध्यान रखना है जो बीटी कॉटन होता है, ये बीटी कॉटन हमने प्लांट बनाया था। जो बैसिलस थ्रूजेनेसिस होता है वो क्रॉप जो होती है कॉटन की उसको खराब कर देता है। उससे बचाने के लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस किया। हमारे पास जो बैक्टीरियम होता है बैसिलस थ्रूजेनेसिस, उसमें क्राइजीन होती है, उसको वहाँ से निकाला हमने, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमने उसको प्लांट के अंदर डाल दिया। वो प्लांट के अंदर जीन मल्टीप्लाई करी, कॉटन प्लांट के अंदर ही मल्टीप्लाई करी और उसने स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन जो था, जब इसके ऊपर ये जो प्रोटीन अब बना था, ये प्रोटीन जब बैक्टीरिया की बॉडी में गया, मतलब जब बैक्टीरिया ने प्लांट को खाना स्टार्ट किया तो वो उसकी बॉडी में गया। जब उसकी बॉडी में गया तो जाते ही उसने उसकी टॉक्सिन, बेसिकली पेस्ट नॉट बैक्टीरियम, सॉरी बैक्टीरियम बैसिलस थ्रूजेनेसिस, तो हमारे पास जब ये उसकी बॉडी के अंदर गया तो इसने जाके परफोरेशंस करनी स्टार्ट कर दी और उससे बैक्टीरिया की मेरे पास डेथ हो गई। सो सर्टेन इंसेक्ट लाइक लेप्टोप्रोटीन्स, कोलोप्री बीटल्स एंड डायप्टेरियंस लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटो, इन सब को हमें मारने में हेल्प करी बैसिलस थ्रूजेनेसिस ने। द जीन फ्रॉम बैसिलस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट लाइक कॉटन, मेज, राइस एक्सेट्रा। दिस टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड मेरे पास है मिलाइडोकाइन इनकॉग्निशिया। अगेन दिस इज द पार्ट जिसमें हमने टोबैको रेजिस्टेंस प्लांट बनाया था। इसमें हमने आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया। व्हाट डू यू मीन बाय द आरएनए इंटरफेरेंस? इसमें हमारे पास था कि जो आरएनए होता है, हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास ये पावर होती है कि वो आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली टोबैको का जो निमेटोड होता है, जिसको मिलाइडोकाइन इनकॉग्निशिया बोलते हैं, उसके बॉडी से हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जीन को निकाला, आइसोलेट किया, उसको हमने होस्ट प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। इस टोबैको प्लांट ने mRNA बनाया। ये mRNA जब बैक्टीरियम जो निमेटोड था उसकी बॉडी के अंदर गया तो इसने जाके उसके अपने mRNA को साइलेंस कर दिया, क्योंकि mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक स्ट्रैंड तो बैक्टीरिया उसकी निमेटोड की बॉडी के अंदर बन रहा था, एक स्ट्रैंड यहाँ से आ गया, तो उसका जो डीएनए था, आरएनए था, वो साइलेंस हो गया, जिससे प्रोटीन्स और सब बन रहे थे। फिर मेरे पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन आता है। इसमें हमारे पास वी हैव द इंसुलिन। दिस इज अगेन सेम पार्ट जो हमने पहले किया है। इंसुलिन जो होता है ये बॉडी के अंदर शुगर के मेटाबॉलिज्म को करता है, बॉडी में शुगर को कम करता है। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस होती है, उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है। इसमें ए चेन होती है, बी चेन होती है, सी चेन होती है। सी चेन जो होती है वो साइड होके ए और बी के बीच में डाइपेप्टाइड लिंकेज बनवा देती है। तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखी, डाइपेप्टाइड लिंकेज हमें नहीं चाहिए थी जब हमने इंसुलिन बनाना था। तो हमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में इंसुलिन बनाना था। इसके लिए हमने क्या किया, ए चेन को अलग लिया, बी चेन को अलग लिया, उन दोनों को अलग अलग क्लोन किया और फिर दोनों को एक बैक्टीरिया के अंदर ज्वाइन करवा दिया। उसकी वजह से वी ऑब्टेन द जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। नेक्स्ट पार्ट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अगेन हमने मेडिसिन में यूज करने के बाद जीन थेरेपी कि हम लोग जीन को भी चेंज कर पाए डायरेक्टली। प्रोटीन नहीं हमने बनाया, कोई प्रोटीन ऑब्टेन नहीं या प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं किया, जीन को चेंज कर दिया। इसमें वी हैव बेसिकली अ क्लासिकल केस 1990 के अंदर एक 4 साल का बेबी थी, उसको एक डिजीज थी विच इज कॉल्ड स्किड डिजीज। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया, स्किड डिजीज में बेसिकली था क्या, उसकी बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स थे वो मैच्योर नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द जीन विच इज कॉल्ड एडीए, एडिनोसाइन डी अमीनेज। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एडिनोसाइन डी अमीनेज की जीन को निकाला और उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा। तो ये देखा गया कि उसकी बॉडी के अंदर वो टी लिम्फोसाइट्स जो थे वो मैच्योर होने स्टार्ट हो गए और इसकी इम्यूनिटी बननी स्टार्ट हो गई। सो वी हैव बेसिकली द फंक्शनलिटी इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर फिर मैच्योरेशन होनी स्टार्ट हो गई। तो जीन थेरेपी इज ऑलमोस्ट डन बाय दिस मेथड बट इट इज ओनली पॉसिबल इन द एम्ब्रियोनल केस। ये तो हमारे पास एक केस था
हम लोग किसी के बर्थ के बाद उसके अंदर जीन थेरेपी करें, उसका रिजल्ट आना इज़ डिफ़िकल्ट। अगर हम एम्ब्रियो में चेंज कर दें तो उसका रिजल्ट आना इज़ ऑब्वियस। मेरे पास दूसरा फिर आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें हम लोग कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करते हैं। लाइक वी हैव द एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट जो होता है ये हमारे पास एड्स को टेस्ट करने के लिए होता है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोपिपेट को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखते हैं। तो एड्स के वायरस का जो हम लोग टेस्ट कर पाए, इट इज़ डन ओनली बाय द एक तो मेरे पास था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, दूसरा वी हैव द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। हम लोग इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स को, जिसके थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। So symptom of disease appear only when the contraction of pathogen get increased significantly. Low concentration of bacteria and virus can be detected by application of nucleic acid by PCR. तो हम लोग वायरस को एम्पलीफाई कर पाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है मेरे पास। इट इज आर्टिफिशियल मेथड फॉर द क्लोनिंग ऑफ द DNA, जिसमें हम लोग पहले सबसे पहले करते हैं डीनेचुरेशन, देन वी हैव एनीलिंग, फिर थर्ड पार्ट मेरे पास है एक्सटेंशन। तो ये पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एलाइसा जो मेरे पास पार्ट है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट वी हैव द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए थे, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो हम लोग कॉमन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो बेसिकली वैक्सीन की टेस्टिंग करनी हो, केमिकल की टेस्टिंग करनी हो, हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल्स को। तो उसके लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ते हैं सो दैट वी कैन ईजिली टेस्ट द थिंग्स ऑन देम। हालांकि इट इज़ अनएथिकल, कुछ कुछ केसेस में इट इज़ अनएथिकल। उसके लिए हमने अलग से फेडरेशन भी बनाई है, कमेटी भी बनाई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो हम आगे देखेंगे। बट स्टिल जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं उनसे हम लोग प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट मटेरियल को, केमिकल सेफ्टी को, वैक्सीन सेफ्टी को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव सेम, जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास एथिकल इश्यूज आते हैं कि भाई हमें एनिमल्स को क्यों यूज़ करना है। तो हमारे पास देयर इज अ कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जब तक ये कमेटी जो होती है अपना अप्रूवल नहीं देती, तब तक कोई भी लैब किसी भी तरह का मटेरियल जो है वो नहीं बना सकती। किसी भी तरह का, मैं ये बोल सकता हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। तो प्रॉपर रीज़न देके, हर चीज़ देख के, इनसे डिसीजन लेके फिर कोई लैब सर्टिफाइड काम कर सकती है, अदरवाइज वो अनएथिकल माना जाता है। वो काम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हो, सबकी अच्छाई के लिए हो। हम सिर्फ अपने अकेले एक बंदे के या किसी एक पर्सन के लिए, किसी चीज़ की जिद के लिए हम लोग एनिमल्स को खतरे में नहीं डाल सकते। हम लोग उनकी, क्योंकि इनसे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आते हैं वैक्सीन को टेस्ट करते हुए, केमिकल को टेस्ट करते हुए। जब वो उन पे टेस्ट होते हैं तभी वो हम तक पहुंचते हैं कि हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। नेक्स्ट वी हैव द बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। सो पेटेंट इज़ वेरी सिंपल। किसी लैब ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई और उसको बनाने के बाद उसके सारे राइट्स होते हैं कि हम अपने पास रखें, कोई इसको कॉपी ना करे। दैट इज़ कॉल्ड द बायो पेटेंट। कोई भी हम लोग अगर प्रोडक्ट को बनाते हैं तो दैट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द अस्ट। नेक्स्ट पार्ट वी हैव द बायो पायरेसी। व्हाट इज़ बायो पायरेसी? इट इज़ द पार्ट इन विच अगर कोई हमारी मर्जी के बिना हमारे पेटेंट का इस्तेमाल करे, दैट इज़ कॉल्ड द बायो पायरेसी। तो इट इज़ टोटली अनएथिकल, और अगर उसको यूज़ करना है तो उसको पर्टिकुलरली पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें वी हैव द केस इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन US एंड द अब्रॉड। जो बासमती राइस है इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो US की कंपनी ने पेटेंट लिया, लेने के बाद उसने नई वैरायटी बनाई और फिर उसको सेल किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। हमने इसमें सारे पार्ट में देखा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या हैं, एंड नेक्स्ट द एप्लीकेशंस। सो इसी के बेसिस पे वी हैव सम क्वेश्चंस। सो नंबर 1, द DNA molecule to which the gene of interest is integrated for the cloning is called template, carrier, transformer, vector. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning, जो हम लोग क्लोनिंग के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो दैट पार्ट इज कॉल्ड द वेक्टर। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो भी द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेट, जिसमें हमने उसको इंटीग्रेट करना है। सो इसका आंसर है मेरे पास वेक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ DNA at specific location become possible with the discovery of
एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अगर हमें कटिंग करनी है तो इट इज़ डन ओनली बाय द restriction enzyme which are called restriction endonuclease. Which one of the following is a case of wrong matching? Somatic fusion of two hybridization diverse cell vector DNA. हमें wrong matching बतानी है. Site for tRNA synthesis vector DNA. Micropropagation in vitro production of plant in large numbers. Callus unorganized mass of cell produced in tissue culture. तो सोमैटिक जो मेरे पास फ्यूजन ऑफ टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डाइवर्स सेल्स जो होती है, हमने जब इसमें रॉन्ग मैचिंग बतानी है, देखो पहला पॉइंट मेरे पास है फ्यूजन ऑफ टू हाइब्रिडाइजेशन डाइवर्स सेल. जो मेरे पास सोमैटिक वर्ड आता है, अगर हम टू हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ऑफ डाइवर्स अलग अलग सेल्स की, सो दैट्स कम द कॉज द, अगर सोमैटिक होगा. सेकंड जैसे हमारे पास वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, माइक्रो प्रोपगेशन इन वाइट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर्स, उसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन इन वाइट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर. और कैलस मेरे पास आता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर. सो अगर मैं रॉन्ग मैचिंग की बात करूंगा तो इट इज वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस. इट इज द पार्ट. So basically these types of questions which have been asked in the cell in the paper. So I hope ये आपको समझ में आया. So इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं. थैंक्स अ लॉट.